कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। साथ ही साथ झुमकी बहन का भी जोहार। और झुमकी बहन, तब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं कृषि समाचार से। हाँ। तो आइए देखते हैं किसान भाइयों, कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ में चलाई जा रही है सूकर विकास योजना। रांची और खूंटी जिला में किया जाएगा पशुपालन मित्रों का चयन। नर्सरी में बिचड़ा तैयार करने के लिए मिट्टी में मिलाएं कार्बोफ्यूरॉन दवा। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार की ओर से रामगढ़ जिला में सूकर विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 20 मादा और 4 नर सूकरों के लिए इकाई लागत 6 लाख रुपए है, जबकि कंपोजिट फार्मिंग के तहत 10 मादा और 2 नर सूकरों के लिए इकाई लागत 3,30,000 रुपए है। इन दोनों योजनाओं में 70% अनुदान की सुविधा है। आवेदक की उम्र 25 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2014 है। जिला पशुपालन विभाग रांची और खूंटी द्वारा रांची जिले के 9 और खूंटी के 4 इंटरमीडिएट पास ग्रामीण बेरोजगार युवकों को पशुपालन मित्र के रूप में चुना जाएगा और उन्हें पारा वेटनरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये ग्रामीण स्तर पर पशुपालन सेवाएं, टीकाकरण और पशु सर्वे का काम करेंगे। प्रशिक्षण के लिए वैसे आवेदकों का चयन किया जाएगा जिनकी उम्र 28 से 40 वर्ष के बीच हो और वो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2014 है। जो किसान नर्सरी में किसी फसल का बिचड़ा तैयार करना चाहते हैं तो वो मिट्टी में रहने वाले दीमक सहित अन्य कीटों के नियंत्रण के लिए 7 ग्राम दानेदार कार्बोफ्यूरॉन दवा प्रति वर्ग मीटर के दर से मिट्टी में फैला दें। नर्सरी में बिचड़ा तैयार करना फायदेमंद है, फिर भी किसानों को मिट्टी में पलने वाले कीड़ों से सावधान रहना चाहिए। कई दफा दीमक या मिट्टी में रहने वाले दूसरे कीट नवजात पौधों की जड़ों सहित अन्य हिस्सों को अपना खुराक बना लेते हैं। बिचड़ों को इन कीटों से बचाने के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। अगर आप जो नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, जो बीज लगाने जा रहे हैं, तो जब खेत की अंतिम तैयारी करते हैं, अगर उसी समय ये दानेदार दवा जैसे कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अगर उसमें मिला देते हैं तो जो भी खेत में कीड़े मकोड़े है, मिट्टी में रहने वाला दीमक है, उसको नियंत्रित करता है। और जो बिचड़ा जब बनता है उसका बढ़वार को भी ये बढ़ाता है, क्योंकि बूस्टिंग इफेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। किसान भाई बरसात के मौसम में लत्तर वाली बोदी की खेती से अच्छी उपज और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। हमारा इस अनुसंधान केंद्र से 3 उन्नत लत्तेदार बोदी की किस्म का विकास हुआ है, जिसका नाम है सर्नोसेता, जिसका फली का रंग सफ़ेद होता है, करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई होते हैं और करीब 55 से 60 दिन में फलियाँ पहली तुड़ाई जगह हो जाती हैं, जिसका उपज क्षमता करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और एक उन्नत प्रभेद है जिसका नाम है सर्नहरिता, जिसका फलियाँ करीब 2 फीट लंबा होते हैं और गोल गुदेदार होते हैं, गहरा हरा रंग के होते हैं। तो ये करीब 50 दिन में पहला तुड़ाई योग्य हो जाती है और इसका उपज क्षमता सर्नसेता से भी अधिक है, करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम भी किया जा सकता है। इस यंत्र की कार्य क्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 3625 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1650 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5950 रुपए से 6050 रुपए, दाल मसूर 5500 रुपए से 5600 रुपए, दाल चना 3750 रुपए से 3850 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3520 रुपए, आलू 1350 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1650 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो गंजू भाई, आज हमारे किसान भाई बहनों को आप कौन सी जानकारी देने वाले हैं? आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। और हमारे किसान, बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो सब्जी की खेती कर रहे हैं और सब्जी की खेती में पोषक तत्वों का क्या महत्व है, इस विषय पर हम किसान भाइयों के लिए जानकारी लेकर आए हैं। और जानकारी कौन है हमारे विशेषज्ञ? हमारे विशेषज्ञ हैं SK नायक जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े हैं पलांडू में, जहाँ पे हम आज जानेंगे किन किन पोषक तत्वों का यूज़ करके हम अपनी खेती को ज़्यादा उन्नत तरीके से कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरी होती है, खनिज मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पौधों के लिए भी कुछ पोषक तत्वों की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इन सारे विषयों पर जानकारी देने के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर SK नायक। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक साधारण किसान भाई जानना चाहते हैं कि पोषक तत्व कहने का क्या मतलब होता है? हाँ, ये पोषक तत्व का मतलब है जैसे आदमी के लिए पोषक तत्व चाहिए, पौधा के लिए भी पोषक तत्व चाहिए। उसमें हमारा 16 पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि उसमें आपका आएगा कार्बन आता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है,
ये जो 3 पोषक तत्व है ये हवा और पानी से मिलता है। उसके बाद हो जाता है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटासियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है। ये जो 6 अभी बताए ये है ज़मीन से या मिट्टी से मिलता है। उसके बाद हो जाता है आपका आयरन होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, बोरॉन होता है, मोलिब्डेनम होता है, क्लोरीन होता है। ये सभी जो 16 पोषक तत्व है पौधा को कुछ ना कुछ मात्रा में चाहिए और ये संतुलित होना चाहिए कि ना कि खाली नाइट्रोजन और फास्फोरस डालने से ये वृद्धि हो जाएगा, बाकी का उसका कमी पौधा में दिखने लगता है। तो ये जब भी पौधा के पास जड़ के पास पहुंचना है संतुलित मात्रा में पहुंचना चाहिए, तब जाके पौधा का ये वृद्धि होगा। जैसे कि आपने बताया कि पोषक तत्वों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सम्मिलित हैं, लेकिन किन किन पोषक तत्वों को कितनी कितनी मात्रा में मिलाएंगे और उसका उपयोग करेंगे? ज़्यादातर ये देखा गया है कि हम इसको 2 भाग में विभक्त करते हैं पोषक तत्व का। पहला है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। और जो मुख्य पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा में पौधा को चाहिए जैसे है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है आपका है बोरॉन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, मैंगनीज है, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। तो जैसे कि बताए मुख्य पोषक तत्व का मात्रा ज़्यादा मात्रा में चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये जो है पोषक तत्व के रूप में है और इसको हम खाद के जो हमारे किसान भाई है उसको खाद के रूप में डालते हैं। तो नाइट्रोजन जो है हमारा यूरिया से मिलता है और डीएपी से मिलता है, फास्फोरस जो है डीएपी से मिलेगा और पोटास जो है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास से मिलता है। और इसका जब है मात्रा अलग अलग फसल के लिए अलग अलग है मात्रा इसमें डाले जाते हैं। और अगर कोई भी असंतुलित होगा, खाली आप नाइट्रोजन डाल देंगे तो फास्फोरस का कमी पौधा में दिखेगा, पोटास का कमी दिखेगा। और ये सभी का अनुपात में एक प्रॉपर अनुपात में उसको पौधा में या ज़मीन में डालना चाहिए। और ये जब ज़मीन में हम डालते हैं, यहाँ का जो ज़मीन है अम्लीय मिट्टी है, पहले ये सब जितना खाद पदार्थ डालने से पहले हम ज़मीन की अच्छी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद उसमें चूना डालना पड़ता है। चूना डालने के बाद फिर उसमें गोबर खाद, अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद डालना पड़ता है। फिर जाके हम इसमें रासायनिक खाद का जो हमारा रिकमेंडेड होता है फसल के लिए, जितना रिकमेंडेड डोज है उसी को हम डालते हैं। जैसा कि आपने बताया, लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में आ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम अपने खेतों में इस चीज़ों का उपयोग ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि अगर किसान भाई ये सारी पोषक तत्वों को यूज़ ना करे, उपयोग ना करे, तो फिर क्या उनको फ़र्क दिखेगा अपने फसल में, अपने पैदावार में? हम जो सोचते हैं कि हमारा मिट्टी जो है स्टोर हाउस है, लेकिन ये स्टोर हाउस कुछ दिन के लिए रहता है। अगर खाद नहीं डालते हैं तो कुछ दिन के लिए आपका पौधा ठीक रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे जो भी स्टोर हाउस होगा ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक हम मिट्टी में उसमें उसका स्टोर हाउस को अगर सप्लीमेंट नहीं करेंगे तो स्टोर हाउस जितना भी है पौधा उसका जड़ से ले जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उसके चलते क्या होगा कि हमारा नाइट्रोजन की कमी मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे पत्ता में क्या होता है, नीचे वाला पत्ता आपका येलोइंग हो जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा येलोइंग हो जाता है और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। उसके बाद है फास्फोरस की कमी आपका दिखने लगेगा। फास्फोरस में आपका नीचे वाला पत्ता में क्या होता है, पिंक कलर हो जाता है और धीरे धीरे ये पूरा फैल जाता है। अगर ये ऐसे अगर धीरे धीरे सभी पोषक तत्वों का कमी आएगा। और हमारा जो पत्ता होता है ये है किचन हाउस है, पौधा का किचन हाउस है। अगर किचन हाउस में खाना बनना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे जो भी खाना जहाँ जहाँ उसका पार्ट्स होता है वहाँ नहीं पहुँचेगा तो ये पौधा ये मर जाता है। तो कोई भी अगर खाद नहीं डालते हैं तो धीरे धीरे ये ज़मीन का उर्वरता घट जाएगा, पौधा उसमें मर जाएगा। तो इसके लिए हमें जो भी फसल है, यहाँ का जितने भी अलग अलग फसल है, तो यहाँ रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद बहुत ज़रूरी होता है। और हम इसमें अभी बता रहे हैं कि इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए। कि जैसे कि अपने सब्जी खेती करना चाह रहे हैं, कोई भी ले लीजिए, यहाँ टमाटर है, बैगन है और गोभी है, जितना भी उसी सब्जी के लिए हम पहले क्या करेंगे, अगर 1 एकड़ ज़मीन हम लेते हैं, 1 एकड़ ज़मीन में इसको मिट्टी अच्छे तरह से उसको ज़मीन का अच्छा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद है इसमें 3 से 4 क्विंटल चूना डालना पड़ेगा। उसके बाद है उसमें हमारा 2 टन के हिसाब से 2 टन 1 एकड़ में गोबर खाद, अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद उसमें मिलाना चाहिए। उसके बाद
जैसे हैं कि रिकमेंडेड डोज, जैसे मैं पहले बता रहा था, रिकमेंडेड डोज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं, NPK जो बोला जाता है। जैसे कि फूल गोभी हुआ, आपका टमाटर हुआ, बैगन हुआ, इसके लिए जो NPK का डोज होता है 120 kg नाइट्रोजन होता है, 60 kg फास्फोरस होता है, 60 kg पोटास होता है। ये पोषक तत्वों के फॉर्म में है और ये किसान उसको समझेगा नहीं जब तक हम उसको उसी भाषा में नहीं समझाएंगे। तो ये कितनी मात्रा खाद होना चाहिए, अगर 1 एकड़ में देखा जाए तो उसमें हमको चाहिए करीब DAP चाहिए 40 kg जैसा DAP उसमें चाहिए। उसके बाद है 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटास चाहिए 1 एकड़ में। और ये डालने का टाइम अलग अलग होता है। पहले आप क्या करेंगे, बासाल डोज होता है DAP और ये म्यूरेट ऑफ पोटास, 40 kg DAP और 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटास मिट्टी में पहला जो बासाल डोज होता है, जिस टाइम आप रोपाई करते हैं, रोपाई से पहले इसको डालना पड़ेगा। उसके बाद है टॉप ड्रेसिंग होता है। टॉप ड्रेसिंग मतलब 1 महीने के बाद, जितना भी हम सब्जी बताए टॉप ड्रेसिंग करना पड़ेगा 1 महीने के बाद। उसमें हम यूरिया डालेंगे। यूरिया कितनी मात्रा में डालेंगे, 35 kg पर एकड़ में। 1 महीने के बाद फिर उसमें हम डालेंगे 35 kg यूरिया। तो इसी मात्रा में अलग अलग मात्रा में डालेंगे, क्योंकि ये पौधा का जो भी है एक ही टाइम में अगर हम डाल देते हैं तो पौधा एक ही टाइम में नहीं लेता है, वो धीरे धीरे करके लेता है। और नाइट्रोजन जो हम यूरिया जो बताए उसमें क्या है, वो ज़्यादा लॉस होने का चांस होता है। तो इसको लॉस को कम करने के लिए उसको 2 बार या 3 बार में उसको डाला जाता है। कहते हैं ना, सही जानकारी और सही समय पे किया हुआ खेती ज़्यादा लाभदायक होगा। अच्छा बहुत अच्छी लेकिन जानकारी। एक संदेश हम दिखा दें अपने किसान भाई बहनों को? बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए देखते हैं एक छोटा सा संदेश। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, छोटा संदेश था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश था और जानकारी हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दादा, देखिए दादा आ गए। दादा जोहार 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 जोहार। हाँ, क्या हाल चाल दादा? हाँ, ठीक ठाक है। तब देखिए, यह है ना कि अगली बार हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अच्छा, वो धान का रोपनी किस तरह से होता है? हाँ, देखिए, धान का खेती ना 2-3 तरीके से होता है। हाँ, कौन कौन? एक तो है कि हम लोग परंपरागत तरीके से खेती करते थे, दूसरा है एरोबिक विधि से खेती करते हैं, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है श्री विधि से धान की खेती। हाँ, तो हमको ना श्री विधि वाला जो कैसे उसको करेंगे, उसको कैसे किया जाता है, उसको करने में कौन कौन युक्ति इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में बताइए। तो चलिए, हम अभी जानकारी दिलवा देते हैं आपको, और साथ ही साथ हमारे सभी किसान भाई बहनों को श्री विधि से कैसे खेती करें। तो इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ SS सुरीन जी। किसान भाइयों, आज के अंक में हम आपको श्री विधि से धान की खेती की जानकारी दे रहे हैं, और इसकी जानकारी के लिए हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा में। हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं श्रीमती SS सुरीन जी। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि श्री विधि है क्या और पारंपरिक विधि से क्या अंतर है इसमें? श्री ये शॉर्ट फॉर्म है। श्री विधि का है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको कि हिंदी में कह सकते हैं धान की संघनीकरण विधि। ये जो है हमारा श्री विधि है, ये पारंपरिक विधि से बहुत ही रूप से अलग है, क्योंकि ये आज के युग में कम पानी और कम बीज में होने वाली विधि है। चूँकि हम जानते थे पारंपरिक विधि में हमारा ये सोच था, पहले हम ये सोचते थे कि धान जो है वो अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक स्टेगनेंट वाटर की आवश्यकता होती है, लेकिन श्री विधि में हमारा जो है पानी की आवश्यकता और बीज की आवश्यकता बहुत ही कम हो जाती है। इसमें 1 सेंटीमीटर पानी की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। श्री विधि में भूमि का चयन किसान कैसे करें, इसके बारे में बताएं। श्री विधि में भूमि का चयन जो हम करेंगे वो बहुत अम्लीय नहीं होना चाहिए। 6.5 से आपका 7.5 तक इसका pH होना चाहिए। ये बहुत
ऊंचाई में या 2 एरिया नहीं लेना चाहिए। जहाँ पानी का जमा हो वैसा क्षेत्र हम नहीं लेंगे। जहाँ की भूमि काली मिट्टी हो वहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि काली मिट्टी में पानी का स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी वाली भूमि का चयन करेंगे। आगे ये बताइए कि श्री विधि में जैसे हम जो नर्सरी की तैयारी करेंगे किसान भाई, वो कैसे करेंगे? हमें 1 एकड़ ज़मीन में नर्सरी बेड लगाने के लिए 24 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत होती है। किसान भाई 1 एकड़ के लिए लगभग 16.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा 4 नर्सरी बेड बनाएंगे, और उसमें श्री विधि में 3 से 4 केजी आपके बीज लगते हैं। वो 4 भाग में डिवाइड करके उसमें वो नर्सरी बेड तैयार करेंगे। इसमें नर्सरी बेड में ये ध्यान देना होगा कि चूँकि हम श्री विधि के मुख्य कंपोनेंट में है कि हमारा जो पौधा होगा, बिचड़ा होगा, वो 8 से 14 दिन का लेंगे। तो उसको उखाड़ने के लिए, उसको फील्ड तक ले जाने के लिए उसके जड़ में कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम ऐसे नर्सरी बेड तैयार करेंगे जो कि आप उससे पौधे को आसानी से ले जा सके। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले 6 से 8 सेंटीमीटर आपको ज़मीन से ऊपर बनाना होगा नर्सरी बेड। दूसरी बात है कि आप जो नर्सरी बेड लेंगे, जिस खेत में आपको लगाना है, उस खेत में आप एक कोने में लेंगे या मध्य में नर्सरी बेड का हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो चुनेंगे। वो आप 8 इंच जो बनाएंगे, 6 से 8 इंच, उसमें पहले जो होगा सड़े हुए गोबर का एक लेयर, उसके ऊपर 2 इंच का 1 इंच आप गोबर दिए, फिर 2 इंच मिट्टी देंगे, फिर 2 से 3 इंच अच्छे से डिकम्पोज्ड आप उसमें गोबर खाद देंगे, या ट्राइकोडर्मा भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 लेयर आप मिट्टी का देंगे। मैम आगे ये बताइए किसान भाइयों को, किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करेंगे श्री विधि से धान की खेती करते वक्त? श्री विधि से धान की खेती तैयारी करने के लिए किसान भाई 10 दिन पहले कदवा कर लेंगे अपनी ज़मीन को, और जितने भी खरपतवार है उसको पलट करके मिट्टी में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब पौधे को, जो 8 से 10 दिन का हम पौधा लेंगे, उस पौधे को लेने के लिए हम 1 दिन पहले उसको दोबारा कदवा करेंगे और उसमें 1 सेंटीमीटर तक पानी छोड़ देंगे। आपको ये बता दें कि श्री विधि में हमें 4 से 5 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। पहला तो होता है कि हमारा जो बिचड़ा होता है वो काफ़ी यंग होता है, 8 से 14 दिन। दूसरा होता है कि हम जो लगाते हैं श्री विधि में, वो एक स्क्वायर पैटर्न में लगता है। वो हमारा 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की रहती है, यानी कि 10 इंच की। और एक हिल में आपको एक ही पौधा लगाना है। तीसरा पॉइंट होता है कि आप इसमें कोनोवीडर यूज़ करते हैं। चूँकि हमारा स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें 15 दिन के अंतराल पर, मतलब जब आप रोपा कर दिए, ट्रांसप्लांटिंग कर दिए, उसके 15 दिन के अंतराल पर आपको पहला कोनोवीडर चलेगा। उसके बाद 3 कोनोवीडर आपका 10-10 दिन के अंतर पे चलाना होता है। इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी भी पलट जाती है, जो खरपतवार वो डिकम्पोज हो जाते हैं। दूसरा होता है कि आपको जो रूट जोन में, पौधे के रूट जोन में एरेशन, वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे कि उसका रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तीसरा, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे जो भी डिकम्पोज होने का प्रोसेस होता है वो जल्दी और अच्छा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पैदावार अच्छा आता है। मैम आगे ये बताइए किसान भाइयों को कि श्री विधि से जो वो खेती करेंगे, धान की खेती करेंगे, तो इसमें क्या लाभ होगा, क्या मुनाफा कमा पाएंगे किसान भाई, ताकि वो इसको अपनाने की ओर मुख करें? सबसे पहले तो एक है कि हमें इसमें आपके बीज की मात्रा घट जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो बीज की मात्रा और बीज का जो दाम है वो काफ़ी महंगा है, और इसमें 2 से 3 केजी बीज की मात्रा लगती है 1 एकड़ में। इससे, और दूसरा होता है कि जो हम कदवा या पानी का रिक्वायरमेंट होता है वो भी घट जाएगा। 25 से 30% हमें कम पानी की ज़रूरत होगी। बीज का दाम जो होगा 80% हम उसमें सेविंग करेंगे। इस तरह से उसकी जो लागत आएगी उससे ज़्यादा उसको, किसान भाई को मुनाफा होगा। और इसकी उपज जो होती है, हमारी पारंपरिक खेती में जो आपका 800 से 1 केजी होता है 1 एकड़ में, 1000 केजी होता है, 800 से 1000 केजी 1 एकड़ में होता है। लेकिन यदि हम SRI से करेंगे तो ये हमारा 1600 केजी से 2000 केजी पर एकड़ इड़ लाता है।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने श्री विधि से धान की खेती करने के विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। पारंपरिक जो विधि होती है उससे काफ़ी कम खर्च में आप इसको अपना सकते हैं और काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से लाभान्वित होंगे। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखे ना, हाँ, पारंपरिक तो हम लोग करवे करते हैं तो सीरी वाला में, लेकिन तो समझ में आया कि इसमें करने से बहुत फायदा होगा। और हम किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे, किसान भाइयों, आप भी श्री विधि से अगर धान की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। तो अब हम जानकारी भी दे चुके हैं अपने किसान भाइयों को। अब हमारे पास समय की कमी है, लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल चलेंगे। और तो चलिए हम लोग चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे। हवा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण दिशा से पूरब की ओर चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। पिछले कुछ दिनों में कहीं छिटपुट तो कहीं हल्की वर्षा हुई है। आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए किसान मध्यम और निचली जमीन वर्षा जल संग्रह का प्रयास करें। जिन किसानों के पास मड़ुआ का बिचड़ा तैयार है वो अविलंब खेतों की मेड़बंदी करके रोपा शुरू कर दें। नर्सरी में लगे धान का बिचड़ा उखाड़ने से पहले खेत में जल जमाव बना लें, इससे जड़ नहीं टूटेगा। चलिए, IMD पुणे से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और कुछ कहना है आपको हमारे? बिल्कुल कहना है। आपका कलम चाहिए मुझे, पता जो लिखवाना है। ओ, लिखवाना है ना, कलम हमारे किसान भाइयों को चाहिए। तो किसान भाइयों, आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि अब झुमकी बहन आपको अपना पता बताएंगी। तो शुरू कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।